हाँ, आज हम लोग की ये सेकंड क्लास है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे देखा था, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या थी और डिफरेंसेस क्या क्या थी। जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन मोटो या ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनका जो मेन मोटो होता है सोशल वर्क। हम लोगों ने ये भी देखा था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि पैसों का लेन देन होता है तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। तो 11th क्लास में यानी प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो क्या क्या बना रहे थे। एक कैश बुक बना रहे थे, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तीनों अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में हम कंपनी की वेल्थ और लायबिलिटीज के बारे में नॉलेज लेते हैं और बाकी दोनों में हम लोग प्रॉफिट या लॉस यानी इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। वहां पे हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं। यहाँ भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ये अकाउंट्स और स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम मैंने कल भी बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सिमिलर टू किसके होता है, कैश बुक के, जो हम लोग कैश बुक बनाते थे। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही बनता है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्लीकेबल होते हैं। तीसरा जो हमने बनाया था वो बनाया था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने वहां भी बनाते थे, कहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और यहाँ भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तीनों के जो, ये आपका रियल अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है और ये आपका स्टेटमेंट है। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ हम कंपनी के वेल्थ और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब इनको बनाने का मैं आज आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये जस्ट लाइक कैश बुक के जैसे ही बनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग कैश बुक पिछले साल बना रहे थे उसी तरह से इस साल भी हम कैश बुक का नाम बदल जाएगा, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो जाएगा। बाकी रूल्स रेगुलेशन वही सेम रहेंगे। यहाँ भी डीआर साइड और सीआर साइड। यहाँ डीआर में रिसिप्ट यानी ऑल काइंड ऑफ रिसिप्ट, जो भी कैश आएगा वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट साइड में। और पेमेंट साइड में एनी पेमेंट्स, चाहे वो खर्चे के हों, चाहे वो एसेट परचेज करने के हों, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी पेमेंट्स होंगे, वो आपके पेमेंट साइड में जाएंगे। हम जब कैश बुक बनाते थे तो सबसे पहले बैलेंस डालते थे। बैलेंस मतलब कैश का। अब चूंकि वहां पे जब हम कैश बुक बनाते थे तो 3 तरह के कैश बुक बनाते थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आता था, डबल कॉलम में कैश और बैंक, कैश डिस्काउंट और बैंक डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों आते थे। अब यहाँ ये कैश बुक जो बनेगा यानी पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट बनेगा, अगर आपके पास कैश और बैंक दोनों के बैलेंस दिए गए हैं तो एक ही साथ एक ही कॉलम के अंदर वो लिखा जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अलग से इसका अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा। अब सारी रिसीप्ट जो है आपके डीआर साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको कल भी बताया था, सब्सक्रिप्शन मींस वो पैसा जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से लेती है। क्लब मेंबरशिप फीस लेता हर महीने का, तो जो भी ये रेगुलर जो फीस होती है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन पहला। दूसरा डोनेशन। डोनेशन का मतलब दान। ये 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, एक स्पेसिफिक कॉज के लिए होता है और एक जनरल कॉज के लिए होता है। तो जब जनरल कॉज के लिए होगा तो ये आपका आ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अगर स्पेसिफिक कॉज के लिए होगा तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कॉज का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी की तरह हो। तो जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल प्रोवाइड किया था कि अगर हम रास्ते में चलते हुए किसी को 10 रुपए दे देते हैं दान में, तो उसका हिसाब मांगने दोबारा नहीं जाते।
बट अगर किसी मंदिर या क्लब या स्कूल को डोनेट करते हैं कोई स्पेसिफिक कॉज के लिए, बिल्डिंग के लिए, गेम्स मटेरियल के लिए, तो हम इंक्वायरी करते हैं कि क्या वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर जनरल कॉज के लिए है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और स्पेसिफिक कॉज के लिए होगा तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। इसके बाद एंट्री फीस। एंट्री फीस के साथ भी कंडीशन है। एंट्री फीस को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री का मतलब होता है जब हम किसी संस्था में इंटर होते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो वहां जो हमसे पैसा लिया जाता है उसको एंट्री फीस कहते हैं। अब क्वेश्चन में ये डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एंट्री फीस को कैपिटलाइज करना है तब तो वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। और अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है तब वो चला जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये दो चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, डोनेशन और एंट्री फीस। डोनेशन अगर स्पेसिफिक होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर वो जनरल डोनेशन होगा तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से एंट्री फीस के साथ भी होगा। अगर एंट्री फीस को क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसको कैपिटलाइज करना है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कहां जाएगा, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जैसे हम कैश बुक बना रहे थे, सारे पेमेंट्स हमने सीआर साइड में डाल दिया और सारे रिसीव्ड हमने डीआर साइड में डाल दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे जैसे वहां कैश बुक करते थे। कैश बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड लिखेंगे, और बैंक होगा तो कैश एट बैंक लिखेंगे। जिस तरह से वहां कैश बुक को बैलेंस करके हम लोग बैलेंसिंग करके बैलेंस निकालते थे, उसी तरह से यहाँ भी ये आपका रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। तो ये हमारा पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया, जस्ट लाइक कैश बुक, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर में बनाते चले आ रहे हैं। अब बारी आती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, और जिस ईयर को हम बनाते हैं उसी ईयर से अटेंड करते हैं हम। इस यहाँ पे हमको ना लास्ट ईयर से कोई लेना देना है, ना ही नेक्स्ट ईयर से कोई लेना देना है। जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, जिस ईयर को हम अटेंड कर रहे हैं उसी ईयर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंसेस इसमें लिए जाएंगे। लास्ट ईयर से भी कोई लेना देना नहीं है और नेक्स्ट ईयर से भी कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे सब्सक्रिप्शन हमारा मेन सोर्स होता है किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें प्लस कौन सा होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, जो इस साल का बकाया है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्लब में 100 मेंबर है और हर एक से 5-5 रुपए लिए जाते हैं, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 500 रुपए। बट 10 लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, तो 10 लोगों ने नहीं दिया, 5 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 50 रुपए होगा। तो यहां जो सब्सक्रिप्शन आएगा 450 रुपए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपए, टोटल कितना हो गया, 500 रुपए। क्लियर। इसके बाद बारी आती है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछला साल। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर सब्सक्रिप्शन है तो वो टोटल अमाउंट में से क्या होगा, माइनस होगा। फिर इसके बाद एडवांस रिसीव मतलब नेक्स्ट ईयर। हम 20 का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, अगर किसी मेंबर्स ने 2021 का चंदा दे दिया, सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, तो वो एडवांस रिसीव कहलाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर का कहलाएगा। तो वो भी सब्सक्रिप्शन क्या होगा, इस टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन में से माइनस होगा। तो ये कंडीशन होती है सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने की। ये आगे हम लोग और आगे बात करेंगे अलग अलग चीजों को हैंडल करने के लिए कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर हमको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। फिर बारी आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी दिया गया, ये रेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है। अब जैसे सैलरीज में प्रीवियस ईयर का यानी लास्ट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग क्या कहते हैं सैलरीज है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्रीपेड, अगर हमने एडवांस में किसी को सैलरी दे दी है वो भी माइनस हो जाएगा। प्लस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का। तो टोटल सैलरी अमाउंट में से ये दो चीजें अगर दी जाएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी, और ये आउटस्टैंडिंग अगर सैलरी करंट ईयर का है तो वो प्लस होके बाहर चला जाएगा। अब
मैंने नीचे लिख दिया है, दिस कंडीशन अलाउ ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। हर एक्सपेंसेस के लिए यही कंडीशन हम अलाउ करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें कि करंट ईयर का हमारा ये एक्सपेंसेस कितना है। इसके बाद आपके बाद दिया गया है क्या कहते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया गया है। तो क्या कहते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी कंडीशंस होती है। अगर सिर्फ एक्सपेंसेस दिया गया है तो आप उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में डाल देंगे। बट अगर क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दिया गया है, टूर्नामेंट फंड अगर दिया गया है तो उस कंडीशन में हम इस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यहां पे नहीं डालेंगे। उस फंड में से उतना खर्चा माइनस कर देंगे, माइनस करके जो बचेगा बाकी पैसा बैलेंस शीट में डाल देंगे। याद रखेंगे, अगर सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है, टूर्नामेंट फंड नहीं दिया गया आपको क्वेश्चन में, तो उसको उठा के सीधे आप इनकम और एक्सपेंसेस में डीआर साइड में डाल देंगे आप। बट अगर साथ में टूर्नामेंट फंड भी दिया गया है क्वेश्चन में, मान लीजिए सपोज 100 रुपए टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 75 रुपीज का है, तो कितना बचा? 100 में से 75 माइनस किया 25 रुपीज। 25 रुपीज हम कहां डाल देंगे? बैलेंस शीट में। उस कंडीशन में ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, रेंट एंड अदर काइंड ऑफ ऑल एक्सपेंसेस सारे के सारे कहां जाएंगे? आपके डीआर साइड में जाएंगे। किसके? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम में एंट्री फीस मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर उसको कहा गया कैपिटलाइज करना है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड आ जाएगा। डोनेशन, इसके भी मैंने बताया था, अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में, और अगर जनरल है तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रेंट एंड अदर काइंड ऑफ इनकम अगर रिसीव कर रहा है तो वो भी वो इनकम साइड में ही आएगा। इसके बाद हम वहां क्या करते थे? नेट प्रॉफिट निकालते थे बैलेंसिंग करके। यहां चूंकि हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेंटेन कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम यहां प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं करते। अगर बैलेंस डीआर साइड में आ रहा है तो मतलब है ये नेट प्रॉफिट था हमारे एज पर अवर लास्ट ईयर। यहां हम वर्ड यूज करेंगे सरप्लस, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर बैलेंस सीआर साइड में जा रहा है तो वहां हम लोग लिखते थे नेट लॉस, तो यहां हम लोग अब नेट लॉस वर्ड यूज ना करके डेफिसिट वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर? वही चीज है प्रॉफिट और नेट लॉस, बट अब उसकी जगह हम सरप्लस और डेफिसिट का वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा बन गया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद जो थर्ड अकाउंट जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है बैलेंस शीट। एज यूजुअल वहां भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। यहां डीआर और सीआर साइड है, यहां कोई डीआर और सीआर साइड नहीं होता है। यहां पे लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट, ये आपको पता है पहले से। लायबिलिटी में हमारा पहले क्या आता था? वहां कैपिटल वर्ड यूज करते थे, वहां कैपिटल के साथ फंड को भी जोड़ देंगे। सेकंड, सरप्लस, जैसे वहां नेट प्रॉफिट प्लस होता था यहां भी प्लस होगा, क्योंकि अब नेट प्रॉफिट क्या बन गया? सरप्लस बन गया। डेफिसिट यानी नेट लॉस वहां माइनस होता था, यहां भी माइनस होगा। क्लियर? बैलेंसिंग अमाउंट बाहर चला जाएगा। इसके बाद आता है क्या कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो चंदा हमको मिल गया है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो ये भी यहां चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो रेंट हो, पोस्टेज हो, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हो जो आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है, वो भी आपके लायबिलिटी में जाएगा। एंट्री फीस का मैंने बता चुका हूं कि अगर उसको कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है तो अब उसको हम कैपिटलाइज का कहेगा तो उसको सीधे कहां डाल देंगे? बैलेंस शीट में। अदरवाइज वो कहां चला जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डोनेशन के साथ भी वही कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो बैलेंस शीट में, अदरवाइज वो कहां चला जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड अदर काइंड ऑफ लायबिलिटीज जो होंगी वो इधर आ जाएंगी। इसी तरह से हम क्या बनाते हैं? एसेट साइड का कॉलम, कैश बैंक पहले भी लिखते थे, इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा हमने कहीं लगाया है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, फर्नीचर, मोटर, स्पोर्ट्स गुड्स। अब वहां पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। अब ये चूंकि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं?
क्लब होता है, स्कूल होता है, टेम्पल्स होते हैं, तो इनके पास बचे हुए मटेरियल क्या होता है? स्पोर्ट्स गुड्स होंगे जो बच गया, जो ईयर एंड में क्लब के पास पड़ा हुआ है। अगर हॉस्पिटल है तो कितनी मेडिसिन पड़ी हुई है स्टॉक में। फिर अगर क्लब है या स्कूल है तो वहाँ कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं जो लाइब्रेरी में रहती हैं। तो ये सब उनके लिए क्या है? यहाँ एसेट है। वहाँ नहीं होता था, वहाँ पे हम लोग मटेरियल की बात करते थे तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज करते थे। अब यहाँ पे जो स्टॉक होगा वो स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, मेडिसिन होगा, बुक्स होंगी, है ना। तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में आती हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म है कि इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक हमको मिलेंगे। और अदर जो एसेट होंगे, लैंड बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, अदर इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके एसेट कहलाएंगे। यहाँ पे अगेन वही बोथ साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जिस तरह से वहां बैलेंस शीट में हम लोग करते थे। तो इसका फॉर्मेट मैंने पहले डाल दिया है। ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये जस्ट सिमिलर टू लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ है। इसका थ्योरिकल पोर्शन आप लोग जो हम लोग बुक लास्ट ईयर अप्लाई किए थे वही राइटर की बुक चलेगी, उसी से आप लोग को उसके नोट्स बनाने हैं और साथ में नोट्स कंप्लीट करते चलना है। और ये फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लेना है। मैंने ये पहला चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये लास्ट ईयर हम लोग कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ उनके नाम बदल रहे हैं। हम लोग जहां नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करते थे वहां सरप्लस वर्ड यूज कर रहे हैं, जहां नेट लॉस वर्ड यूज करते थे वहां पे डेफिसिट का वर्ड का यूज कर रहे हैं, कैपिटल की जगह कैपिटल फंड वर्ड यूज कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग वही है 75% जो हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। कैश बुक आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या चीज होती है। कैश बुक में क्या क्या है? जो भी कैश आप रिसीव करेंगे वो डीआर साइड में, जो भी कैश आप पेमेंट करेंगे कहीं का भी हो, किसी साल का भी हो, यहाँ तो करंट ईयर से रिलेटेड बात हो रही है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उन्हीं इनकम और एक्सपेंसेस को ले रहे हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है। अगर हम 2020 को अटेंड कर रहे हैं तो 2020 से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे वही आएंगे सिर्फ, ना कि 19 से कोई लेना देना है और ना ही 21 से कोई लेना देना है। बट रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में 19 की अगर पैसा है तो भी हम रिसीविंग में मिला है तो लिखेंगे, और अगर हम 21 का पेमेंट कर रहे हैं, अगर पेमेंट हुआ है तो भी यहाँ पे आएगा। चाहे हम वो रेंट पे कर रहे हो, चाहे हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें आएगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने किसी को क्या कहते हैं 1000 रुपए एडवांस दिए किसी मटेरियल सप्लाई के लिए, उसने मुझे 600 रुपए का मटेरियल दे दिया। अब सवाल उठता है कि मैं यहाँ कितना मेंशन करूं, 1000 या 600? तो एक्चुअल पेमेंट मैंने कितने का किया? 1000 का किया, तो मैं यहाँ 1000 रुपए ही लिखूंगा, 600 नहीं लिखूंगा, जितना मैंने पेमेंट किया। इसी तरह से जितना मैंने एक्चुअल कैश रिसीव किया उतना ही कैश लिखूंगा। कितना आउटस्टैंडिंग है इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे हाथ में कैश आएगा या जाएगा वो पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट में लिखना है। यहाँ पे वो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, ना कि लास्ट ईयर से मतलब है, ना कि नेक्स्ट ईयर से मतलब है। करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे वही यहाँ सिर्फ आएंगे। बैलेंस शीट में जिस तरह से हम लोग पहले बनाते थे कि एसेट और लायबिलिटीज। क्लियर? अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर से। आप लोग इसकी थ्योरी तैयार कर लेंगे बुक से, अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए, और फिर आगे क्लासों में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं, तो इकोनॉमिक्स की बुक्स भी अरेंज कर लीजिए, कॉपियां बना लीजिए, जिससे कि हमारा समय नुकसान ना हो और हम लोग जब स्कूल में मिले तो हमारा कोर्स अपने राइट ट्रैक पे बना रहे। थैंक यू। अक्कू।